हमारी आय इतनी दुगनी हो गई कि हमारे खेत में जो है हमारी आय दुगनी करने के लिए रोज रात को सब लठ लेके बैठे हैं, क्योंकि वो योगी और मोदी आवे हमारे खेत की फसल ले जाए लूट के, और फिर वे दिन में जाए तो वहाँ जाके लखनऊ में जाके वो समिट में शामिल हो जाए कि वो विदेशी फंड लाना उन्हें। इस देश का प्रधानमंत्री इतना नालायक है, झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती। किसान की आय जिस दिन आय दुगनी की छोड़ दीजिए आप, किसान की फसल का वाजिब दाम, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे, समय से उसको उसकी फसल का दाम मिल जाए, उसको बिजली, जब कहते हैं एक देश एक राष्ट्र एक कानून, तो भैया बिजली का बिल भी हमारा ऐसे ही कर दो खेती का। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश का किसान भुगत रहा है। हरेंद्र जी, मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो जाएगी और जो बेघर लोग हैं हमारे देश में, गरीब लोग जिन पे मकान नहीं है, उनको पक्के मकान दे दिए जाएंगे। 2023 आ गई है सर, और पहला सप्ताह चल रहा है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? आपकी आय दोगुना हुई? आप भी किसान आंदोलन में बड़े चढ़कर भाग लेते थे। देखिए, मेरी आय दुगनी हो गई। अब जो आय दुगनी हुई है तो अब पैसा हो गया ज़्यादा, उस पैसे से अब हमें जो है कुछ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसे हम रख सकते नहीं, क्योंकि हमारी तो आय दुगनी होगी। तो अब हम सोच रहे हैं कि दिल्ली में कोई सेंट्रल विस्टा बिकाऊ हो तो बता देना, पत्रकार महोदय हैं तो वो खरीद लेंगे, और एक आधा हेलीकॉप्टर खरीदेंगे खेत पे जाने को लिए और बाकी अपने फार्म पे जाने के लिए। मतलब आय डबल हो गई आपकी? हाँ, इतनी ज़्यादा होगी कि वो अब हमसे झेल नहीं रही, इतनी ज़्यादा आय होगी। इतनी क्यों कर दी मोदी ने? हमने तो इतनी ना कही थी। आप मजाक उड़ा रहे हो मोदी सरकार का? भाई, मजाक तो आप उड़ा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी आय इतनी दुगनी हो गई कि हमारे खेत में जो है हमारी आय दुगनी करने के लिए रोज रात को सब लठ लेके बैठे हैं, क्योंकि वो योगी और मोदी आवे हमारे खेत की फसल ले जाए लूट के। मतलब आवारा पशु हैं जो? अब जो आप कहो, मैं तो बता रहा हूँ, रात को वही लुट्टे हैं, उन्हीं से चौकीदारी करनी, और फिर वे दिन में जावे तो वहाँ जाके लखनऊ में जाके वो समिट में शामिल हो जाए कि वो विदेशी फंड लाना उन्हें, तो हमारे खेत से लेवें और योगी जी को दिया मैं दिन में जाके फंड। ये हो रहा। इस देश का प्रधानमंत्री इतना नालायक है कि जो झूठ बोलता है और शर्म नहीं आती। किसान की आय जिस दिन आय दुगनी की छोड़ दीजिए आप, किसान की फसल का वाजिब दाम, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दें, समय से उसको उसके फसल का दाम मिल जाए, उसको बिजली, जब कहते हैं एक देश एक राष्ट्र एक कानून, तो भैया बिजली का बिल भी हमारा ऐसे ही कर दो खेती का, जैसा और प्रदेशों में। हरियाणा के बराबर कर दो, चलो पंजाब में तो दूसरों की सरकार है, हरियाणा में तो थारी है, उसके बराबर कर दो। नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश का किसान भुगत रहा है, और ऊपर से मीटर लगा रहे। जब वोट मांगने आते हैं, जब कहते हैं किसान को फ्री बिजली देंगे, और अब उसमें ज़बरदस्ती ट्वेलों पे जा कर के मीटर लगा रहे। भाई, ऐसा कौन सा इनके पास इंजीनियर आके बैठ गया कि जो मीटर में से फ्री की बिजली निकलती हो? किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं है, उसे अपने गन्ने का रेट का पता नहीं है, किस आलू का किसान रो रहा है। लेकिन मोदी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि भी दे रही है, 6,000 रुपये प्रति साल, फ्री अनाज दे रही है गरीबों को। भाई, उस जो 6,000 रुपये दे रही है, उसी से तो मैं बता रहा हूँ, उससे ही तो खरीदना। अब क्या मोदी के खिलाफ किसान जो है सारे संसद का टिकट खरीद देंगे उन 2,000 रुपये में। इसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वे सारे किसान, क्योंकि इतने मालदार हो गए, अब उन पर पैसा थमेगा नहीं। लेकिन कुछ तो कर रही है सरकार किसानों के लिए। क्या कर रही? किसान सम्मान निधि दे रही है, कम है क्या ये? अपमान निधि है, सम्मान निधि नहीं, अपमान निधि है, लूट निधि है। मैं कह रहा हूँ 2000 में 500 रुपये पर मंथ पड़ते हैं, 17 रुपये रोज पड़ते हैं, 2 कप चाय नहीं पीने का, मानोगे? अच्छा। हाँ, एक गैस का सिलेंडर जो हम 400 रुपये में खरीद रहे थे, आज जो है वो 1100 रुपये का आ रहा। लेकिन गैस तो पूरी दुनिया में महंगी हो रही है ना? क्यों हो रही यार? तुम्हारी जुबान है, मैं आपको नहीं कह रहा, मोदी को संबोधित करके कह रहा हूँ। मोदी की जुबान है, क्या है? 400 रुपये का सिलेंडर था तो महंगा था, 1100 का सिलेंडर है तो सस्ता है। जो कौन सा फार्मूला मुझे बताओ?
$140 का एक बैरल क्रूड ऑयल आता था, तब देश में 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था। आज यहाँ क्रूड ऑयल $70 का आ रहा है और यहाँ पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा। तो ये कौन सा फार्मूला लगा के बेच रहे हैं? देखिए, हमारे देश में 400 रुपए से और 1100 रुपए के बीच में 700 रुपए का अंतर है। ये 700 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? उन धन्ना सेठों की जेब में जा रहे हैं जो इसके वे दो मित्र हैं। तेल पे ऐसे ही, गैस पे ऐसे ही, खाद पे ऐसे ही। तो ये कहाँ जा रहे हैं? तभी तो वे बढ़ते जा रहे हैं। इस देश के अंदर एक भी संस्थान नहीं चल रहा था कोरोना काल में, सब बंद था, सिर्फ एग्रीकल्चर चल रहा था। और इनके दोस्तों की संपत्ति कई हजार गुना बढ़ गई। तो मेहनत करते हैं ना वो काहे में मेहनत कर रहे थे मुझे बता दे। जब सारी पे ताला लगा पड़ा था, उद्योग लगा रखे उन्होंने। उद्योग में तो ताले लगे पड़े थे। ताले, जब देश में कर्फ्यू लगा हो तो ताले लगे थे। कैसे उसका बढ़ा ये नहीं समझ आ पाओगे। क्यों? कि तुम्हें तो धर्म की अफीम चटा रखी, तुम कुछ नहीं बोल सकते धर्म के आगे। हरेंद्र जी, एक बड़ी खबर चल रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर हजारों परिवार सड़क पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि जो जहां बस रहे हैं वो हजारों परिवार, वो ज़मीन रेलवे की है, सरकारी ज़मीन है, और वहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। नोटिस दे दिए गए हैं। जो पीड़ित लोग हैं वो रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा था 2022 तक सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे, और बुलडोजर चल रहा है बड़े पैमाने पर अब देश में कई राज्यों में। देखो, सबसे पहली बात तो मैं इस पर आगे बोल लूँ। पहला तो सवाल भी आपने कर दिया और जवाब भी आपने दे दिया कि 2022 में हर व्यक्ति के सर पे छत होगी जो बेघर है। वो नहीं कहता मैं, हर व्यक्ति के बेघर। और घर का क्या मतलब है? जिसका घर है उसका छीन के दोगे दूसरे को? भाई, जो देश के अंदर है हर व्यक्ति के सर पे छत होगी। ये वादा किया था 2022 में, वो पूरा नहीं किया। और जिनके सर पे छत है उनकी छत छीन रहे हैं। दूसरी चीज, आपने कहा वो रेलवे की जमीन है। मैं अभी एक शहताजी तुंजुम थे या कोई पत्रकार थे, उन्होंने एक स्कूल दिखाया, उसमें वो 80-85 से वहाँ स्कूल है और वो भी गवर्नमेंट का स्कूल है। तो वहाँ सरकारी पैसा क्यों लगाया गया? किसी भी सरकार ने लगाया हो। दूसरी चीज, अगर वो रेलवे की जमीन थी तो वहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन कैसे कराया गया? वहाँ सड़कें कैसे बनाई गई? पानी और बिजली की व्यवस्था कैसे की गई? तब ये देश का प्रदेश का शासन प्रशासन कहाँ था? हराम की दौलत और रिश्वत लेने के लिए सारे खड़े हैं। जब मुसीबत आती है तो उस पे आती है। उस समय से लेकर आज तक जितने अधिकारी और कर्मचारी वहाँ लगे, सबकी संपत्ति सीज कर दो। उन जो उस विभाग के मंत्री रहे उस समय से आज तक सबकी संपत्ति सीज करो। है हिम्मत तो करके दिखाओ। लेकिन उन्हें करे कौन? वे तो इनके बाप है। तो आफत किस पे आएगी? उन गरीबों पर। गरीबों के घर तोड़ेंगे, क्योंकि तलवार हमेशा गरीब पर ही लटकती है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वहाँ हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, वो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और संसद में करीब 2-2.5 दर्जन सांसद हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई है उन परिवारों के लिए। आजकल जितनी ठंड भी पड़ रही है उत्तराखंड में भी। देखिए, मैं जाति और धर्म पे कोई बात नहीं करता। यहाँ से उंगली काटो, अपनी भी काटो और एक मुस्लिम की भी काटो, एक सिख की काटो, एक ईसाई की काटो, और ऐसे मिला दो खून डाल के। फिर बता देना ना कौन सा है इस देश का आदमी, के हिंदू का या मुस्लिम का। ये जाति और धर्म, इसी में तो बांटना। आप भी वहीं फंसते जा रहे हो जहां सरकार आपको फंसा रही है। मैंने बताया ना, ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। ये अंग्रेजों की नीति चलाते हैं। जिस तरीके से अंग्रेज चलाते थे, फूट डालो राज करो, पहले तुम्हें और हमें हिंदू और मुस्लिम में लड़ाएंगे। लेकिन सांसद सर किस लिए? फिर वो जो जनता की बात नहीं कर रहे हैं वो। कोई सांसद, ये सांसद उस लिए नहीं है, तो यहाँ दलाली खाने के लिए है।
दलाली खाने के लिए संसद में बैठते हैं, उद्योगपतियों से पैसे लेके उनके सवाल उठाते हैं वो वहाँ, तो दलाली खाते हैं नहीं खाते हैं? किसी भी सांसद की आप जाके 90% सांसद लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों चाहे विधायक हों, सबकी संपत्ति की जांच करा लो, कैसे बढ़ गई मुझे बता दो। लेकिन और लोगों के तो जो है स्टे हो जाते हैं मकानों पर, और यहाँ पर जो है नहीं देखिए, नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और शायद आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है, 5 तारीख लगी है, आज उस पर कुछ निर्णय आना चाहिए। लेकिन अगर उनके घर टूटे तो देश में कानून व्यवस्था नहीं बचेगी, संविधान पे कोई विश्वास नहीं करेगा, न्यायपालिका पे कोई विश्वास नहीं करेगा। 50,000 के करीब जनसंख्या है वो जिनको ये बेघर करने चाह रहे, और वो भी इस कड़कड़ाती ठंड में। यहाँ जहाँ आप बैठे हो यहाँ 4 डिग्री है, वो तो और पहाड़ों के नज़दीक है, वहाँ तो मुझे ऐसा लगे 1 या 2 में ही होगा टेम्परेचर। तो वो दिन भर वो हाय हुल्ला मचाते हैं अपने बचाने के लिए, रात को वो इस कड़कड़ाती धूप में दुआएं करते हैं कि किसी तरह उनका आशियाना बच जाए। सारा जिंदगी चली जाती है एक अच्छे इंसान को घर बनाने में, 2 मिनट लगते हैं अरे नेताओं तुम्हें उनका घर ढाने में। क्या बद्दुआएं लेके मरोगे? सिकंदर देखा था, जब सिकंदर आया था इस देश को लूटता हुआ, सारा देश लूटता चला आया था, और जब गया था ना तो खाली हाथ गया था, सब यहीं रह गया था। आपको कमाना है तो इज्जत कमाओ, नाम कमाओ कि तुम्हें याद करें। ऐसा ना हो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी अर्थी पे भी ये थूकने भी ना जाएं ये देश की जनता। तो इसलिए उनके घरों को बचाओ, सबको लड़ो, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सबको उनका साथ देना चाहिए। और न्यायपालिका भी अगर आपकी इस वीडियो को देखे तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि उनके घर उजाड़ने से पहले, कोई गलत निर्णय देने से पहले जो जो अधिकारी वहाँ रहे पहले उन पे कार्रवाई करो, फिर इन पे करना तो न्याय एक सच्चा न्याय होगा, वरना न्यायपालिका पे भी उंगली उठना अब इन्होंने तैयारी कर दी है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।